हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 6 चैप्टर के सारे हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्लास के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं। जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार की मानव के द्वारा पर्यावरण पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। बस्तियों से, बस्तियाँ नई नई बनाने से, वहाँ पे रहने से, परिवहन से एवं संचार से किस प्रकार हमारे उपयोगी या प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, मतलब डिपेंड था। कैसे? भोजन के लिए तो भोजन चाहिए होता तो पेड़ पौधों के पास जाता था, वस्त्र बनाने होते तो पेड़ पौधों के पास जाता था, आवास करना होता तो पेड़ पौधे से आवास कर लेता था। वहाँ पर आवास का मतलब था रहना। ठीक है। कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना तथा अन्य अन्य क्रियाकलाप करके अन्य अन्य तरीके से वह इसका उत्पादन करते थे, जैसे घर बनाने में, यातायात में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। संचार के बेहतर संसाधनों का विकास किया। इसी प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को भी अनुकूल बनाया। ठीक है, कि किस प्रकार उन्हें रहना है, इस सब के लिए उन्होंने बहुत क्रियाकलाप करे। इसी प्रकार बस्तियाँ क्या होती है? बस्ती वे स्थान है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ पे वह रहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य, पहले के मनुष्य क्या करते थे? वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बस्तियाँ क्या होती है तथा पहले के लोग कैसे निवास किया करते थे, यदि बस्तियाँ नहीं थी तो बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया, स्टार्ट किया फसल उगाना, तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियाँ का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, क्योंकि भूमि वहाँ पे उपजाऊ थी। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वे अच्छे से वहाँ पे निवास कर लेते थे। वाणिज्यिक एवं विनिर्माण के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। अलग अलग तरह की आने वाले टाइम में बस्तियाँ बनाते गए। पहले एक बस्ती थी, फिर 2, ऐसे 4, 10 ऐसे होने लगी। तो अनेक प्रकार की मानव बस्तियों का निर्माण करते रही। नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगी, मतलब अलग अलग तरह की बस्तियाँ बनने लगी। सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया, जैसे सिंधु, टियारिस, नील एवं हिवांग ही नदी किनारे यहाँ बसने लग गए थे। इसी प्रकार जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होना शुरू हुआ। पहले इस जगह पे तो धीरे धीरे जगह पे बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया। इसी प्रकार बस्तियाँ स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं। स्थायी जो हमेशा वहाँ पे बनी रहेगी उसे बस्ती कहते हैं। अस्थायी जो टेंट लगा के 2 मिनट रह लिया, फिर काम पड़ने पर काम खत्म हो गया तो कहीं और चले गए, हो सकती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है बच्चों। और घर, जंगले, गर्म और ठंडे रेगिस्तान या पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं, क्योंकि जब उनको वहाँ पे जीवन संभव लगता है, अनुकूल सही रहता है उनका पर्वतों पर, तो वे रह लेते हैं। जब उनको ज़्यादा अत्यधिक ठंड हो जाती है, वो रह नहीं पाते, जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं? वहाँ से चले जाते हैं और कहीं और अपनी बस्ती बना लेते हैं। वे अखाट, संग्रहण, स्थानीय कृषि या ऋतु प्रयास भी करते हैं। यद्यपि क्योंकि अधिकांश लोग बस्तियाँ आज भी स्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। आजकल भी कई जगह पर हमने देखा है कि अस्थायी बस्तियों का निर्माण लोग करते हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जहाँ कि वो अच्छे से रह पाएँ। तो आइए, क्या आप जानते हैं, पढ़ते हैं। वे स्थान जहाँ पर भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। बसाव का मतलब है रहने की जगह। ठीक है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दिशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता तथा उपयुक्त भूमि भी इसका उपयोग तथा उपयुक्त मिट्टी भी इसका उपयोग बहुत अच्छे इसके उदाहरण है कि हमें रहने के लिए किन चीज़ का प्रयोग होता है। कि वहाँ पे जल होना चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए जिस पर हम वहाँ पे सांस ले सके, अच्छे से रह सके, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। ये कोई है कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे वो अपना घर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उपजाऊ मिट्टी। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप सभी ने ऐसी कई बस्तियाँ अपने आसपास देखी है? यदि देखी है तो कमेंट बॉक्स से हाँ लिखिए, यदि नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में ना लिखिए। नेक्स्ट और चलते हैं। क्या आपको पता है ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? ऋतु प्रवास होता है लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जब मौसमी ऋतु आते हैं तो उसे
मौसमी आवागमन के नाम से कहते हैं तथा उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चराहे की खोज में निकल जाते कि नए चराहे करते जाएंगे, तो उन्हें हम ये कहते हैं। तो आइए इसका डायग्राम देखिए। जैसे इस प्रकार बता रखे कि दो जने हैं, ये जानवरों का चरवाहा रहे हैं, तो इससे ऋतु प्रवास में ये चरवाते हैं इन्हें। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। और कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वे अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए, गुरप्रीत उसका फ्रेंड है, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हुई हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, कि आने वाला रास्ता बहुत जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में तो बहुत प्रदूषण है, क्योंकि यातायात जितना ट्रैफिक बढ़ता है उतना ही प्रदूषण देखने को मिलता है। हाल ही में ही गांव में आया था। उसने पूछा कि शहर में इतना प्रदूषण, यातायात जाम क्यों होता है। शहर में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी यातायात के साधन भी बढ़ेंगे। इसके कारण प्रदूषण देखने को यहाँ पर मिलता है। मैरी के पिता मिस थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब शहर के लोग क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सक सुविधाओं तलाश में आते हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी ग्रेजुएशन पढ़ सकें, वो चिकित्सा मतलब डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं, तो उसकी तलाश में ये वहाँ पर आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिसेस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। इन्हीं कारण जिनको रहने की जगह नहीं मिलती, जो सरवाइव नहीं कर सकते, उनके लिए बस्तियां बनाई जाती है। भीड़ भाड़ अवस्थाकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहर में जल विद्युत की कमी अब सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर है, अच्छी सुविधाएं भी है, और स्कूल में अब अच्छे अस्पताल नहीं हैं। हर चीज़ की सुविधाएं पर अच्छे स्कूल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा अत्यधिक। मेरे दादाजी ने बताया कि दादाजी बीमार थे तो उन्होंने शहर के अस्पताल में लाना पड़ा, क्योंकि गांव में अच्छी सुविधा नहीं थी इलाज करवाने की। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ क्या है? जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी या पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ संघनन या परिकरण हो सकती है, एक साथ ज्वाइंट और अलग अलग हो सकती है। संघनन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं, जबकि प्रकीर्णन बस्तियों में लोग घर एक दूसरे के व्यापक क्षेत्र में खोल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, कि वो किस प्रकार कहाँ पर वो रह सकते, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों में वर्षा के समय वो यदि कोई प्रॉब्लम आती तो उसका वो फेस कर सकते हैं। तो जल का भराव और जमाव के कारण वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा रेतल पर घर बनाए जाते हैं, जिस प्रकार की चित्र में दिखाया गया है। ये भी एक प्रकार की बस्तियां हैं हमारी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसकी ओर चलते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है, मतलब घास फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री क्या होती है? पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तीर्ण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी है, शहर उनमें बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नहरों, शहरों के नाम आप बता सकते हैं। अब आइए जानते, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा पर्यावरण क्या है। क्या आप बताते परिवहन क्या है? परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के संसाधन होते, कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते उसे परिवहन कहते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल ही चलते थे, बट अभी अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया था।
समय के साथ साथ विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा गाड़ी आदि इसके उदाहरण हैं। तो आइए हम जानते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते हैं। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते हैं, या तो समुद्र से आते हैं या थलीय मार्ग से आते हैं। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। हवाई यात्रा ने काफ़ी कम बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। दूसरे का मतलब काफ़ी आसान बना दिया है। इस प्रकार के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत के लिए यह वायुयान बनाए गए हैं, जिस प्रकार कि हम अपने समय को वेस्ट ना करके जल्दी से पहुंच सकते हैं। आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परिवहन के उन संसाधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग काफ़ी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं, कि स्कूल आने के लिए वो किन किन चीज़ों की उपयोग करते हैं, कौन कौन से परिवहन से, चाहे वो बस से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, स्कूटी से आते हैं, तो उनकी लिस्ट आपको बनानी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, मतलब अभी बनाया गया है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को यह मार्ग जोड़ता है। एक्सप्रेस, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण न्यूनतम है, जो कि चतुर्भुजीय मतलब 4 मार्ग वाला है। हम पढ़ेंगे परिवहन के 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। परिवहन के 4 मुख्य संसाधन है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि सड़क मार्ग। सड़क मार्ग क्या है? कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए किए जाने वाली सड़क है। सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती है। ठीक है बच्चों। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलीय वने एवं ऊंचे पर्वत जैसे पहाड़ों पर भी सड़क बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली, लेह, राजमा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। तो आपसे क्वेश्चन एक यह भी पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो वह है मनाला लेह राजमार्ग, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क राज्य में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, क्योंकि ये फ्लाईओवर, उत्पिता संरक्षण के लिए उपयोग किए गए फ्लाईओवर जैसे बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जेनिंग क्या है? जेनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। कितने मीटर की ऊंचाई पर चलती है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्री तल से 5072 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम रेल मार्ग के बारे में। क्या आप रेल मार्ग को जानते क्या होता है? आइए पढ़ते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन या भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ऐसा परिवहन जिससे हम जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत दूरी को जल्दी से कवर कर लेते हैं, तथा भारी भरकम चीज़ें भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वाष्प के इंजन की खोज औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन की तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल विद्युत इंजन के व्यापक रूप से वर्षा के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट और रेलगाड़ियों से परिवहन की गति तीव्र हो गई है, मतलब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिक कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भी भांति भांति मतलब अलग अलग जगह पर विकसित हुआ है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। रेल मार्ग सबसे बड़ा कहाँ पर है? वो एशिया में पाया गया है। तो आइए जलमार्ग के बारे में पढ़ते हैं कि जलमार्ग क्या है। जलमार्ग, क्या आप पहले ही
पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग काफ़ी किया जा सकता है। जैसे इंग्लिश में हम पोर्ट कहते हैं। पोर्ट में क्या होता है, नाव के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर हम सामान ढोते थे व्यापार करने के लिए। अत्यधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान का ढोने के लिए जलमार्ग का रास्ता साधन होता था, सबसे अच्छा साधन कहलाता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय होता है जो अपने ही देश में सामान एक्सपोर्ट होता है, जबकि समुद्री मार्ग होता है समुद्र के द्वारा यहाँ पर आना। नाव, नदियाँ, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग समानता के लिए, व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे में पहुंचने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं, मतलब कोने से जुड़े होते हैं। विश्व के लिए महत्वपूर्ण पतन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ पत्तनों के बारे में बता सकते हैं कि पत्तन कहाँ कहाँ मौजूद है? यदि आप जानते हैं तो आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्र या टीवी चैनल पर जो दिखाई देते हैं उनके आपको नाम लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे वायु मार्ग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वायु मार्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वायु मार्ग क्या होता है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा होता है। ठीक है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान में कुप्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला संसाधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़कें, रेल मार्ग नहीं है। ना तो यहाँ पे सड़क होती है ना ही रेल मार्ग होता है। हेलीकॉप्टर अन्य स्थानों पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाइयाँ बांटने के लिए काफ़ी उपयोगी साधन है। तथा कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन कौन कौन से, हवाई मार्ग कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरे। ये एक हवाई पतन है। संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के लिए मानव ने संचार के नए तरीके संसाधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का निर्माण करते हैं। संचार के क्षेत्र में विकसित से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न संसाधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, मतलब वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट से हमारे संचार में और फैलाव आया है, जिससे हम इंटरनेट का प्रयोग, अनेक प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी तेजी गति के कारण वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्व अनुसार एवं आपदा पूर्व चेतावनी में भी सैटेलाइट सहायता है कि आपदा आने वाली होती है, वनों का संरक्षण हो रहा है, किस प्रकार तेज हवाएं चलती हैं, इस प्रकार भी हम सैटेलाइट का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं परस्पर संवेदता ही नहीं मिलती अपितु बल्कि इनके हमारे जीवन में अधिक सुखमय भी बन गया है। काफ़ी ये हमारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो आपका एक होमवर्क ये है कि इंटरनेट से हमारे क्या फ़ायदे तथा क्या नुकसान होते हैं, किन्हीं 5 फ़ायदे और किन्हीं 5 नुकसान के बारे में आपको मुझे बताना है। हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में एक प्रकार के लोग के बीच लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच में तीव्र गति से आपस संपर्क होने के कारण आज हम एक दूसरे के बेहद विश्व समाज में एक रूप में विकसित हो रहे हैं। हम हमारी और कंट्री जो है और हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं। तो ये है हमारा
ये है विश्व प्रमुख समुद्री और हवाई पतन कि कहाँ से हमारा हवाई जहाज उड़ते हैं तथा समुद्री जहाज जाते हैं, ये सब इसमें बता रखा है। तो इसमें आपको अब ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, परिवहन के 4 प्रकार होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि परिवहन के हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग तथा चौथा है जल मार्ग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती कितने प्रकार की होने, मैंने ये भी बताया था कि स्थायी होती है और अस्थायी होती है, पर इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया बस्ती कितने प्रकार की होती है? वह स्थान जहाँ लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण लोगों के लिए क्रियाकलाप क्या है? जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या क्या क्रिया करते हैं? तो ग्रामीण लोगों के लिए क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, बड़े द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कुम्हारों द्वारा मिट्टी का निर्माण करना बनाना, बर्तनों का निर्माण करना, लोहार द्वारा लोहे का सामान बनाना, यह अधिक इसके उदाहरण है। क्या आप रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बता सकते हैं? जिस प्रकार मैंने अभी आपको चैप्टर में बताया है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक, औद्योगिक धंधे के विकास में यह बहुत सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने का एक सरल सा माध्यम है, जिसमें हमारी सैटेलाइट इंटरनेट ने काफ़ी हेल्प की है। जनसंपर्क माध्यम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंपर्क माध्यम क्या है? अब जनसंपर्क माध्यम से क्या समझते हैं? संचार समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के पास संचार कर सकते हैं दूर दूर तक, इसलिए इनको हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है राइट रॉन्ग। क्या है बच्चों? राइट रॉन्ग। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से हम देखते हैं राइट रॉन्ग लगाना है। इनमें से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? किस तरह से हम संचार को टेलीफोन से पहुंचा सकते हैं, संचार पुस्तक से पहुंचा सकते हैं, बट मेल से हम संचार को नहीं पहुंचा सकते। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? क्या वह फ्लाईओवर है, एक्सप्रेस है, ये सब है? तो एक्सप्रेस और फ्लाईओवर दोनों सड़क निर्माण में कार्यफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन है? तो क्या वह जहाज है, रेलगाड़ी है या कार है? तो वह है जहाज बच्चों, जो द्वीप समुद्री द्वीप में अत्यधिक काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? आपको पता है बस से प्रदूषण होता है, हवाई जहाज से प्रदूषण होता है, बट साइकिल से प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। यदि किसी बच्चे को भी इसमें कोई भी आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? किस इंटरनेट वह है जो इंटरनेट संचार का एक साधन होता है। नगर मार्ग क्या है? नगर मार्ग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को नगर मार्ग कहते हैं। और नगरीय क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार, सेवाएं आदि में कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों। और संघनन बस्ती क्या है? संघनन बस्ती होती है आसपास में नियमित घरों व क्षेत्र, ये संघनन बस्ती कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही इसमें कारण पूछा गया हमसे, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कारण है हमारा, आइए पढ़ते हैं हम उसके बारे में। तो इसमें आपको बता रखा है, क्या बताया है कि आज विश्व सिमटता जा रहा है।
क्या कारण है कि जिससे आज विश्व सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है? क्या आप इसके कारण बता सकते हैं? तो आज संपूर्ण विश्व के जुड़ने के लिए यातायात संचार के माध्यम का काफ़ी विकास हो रहा है। अलग अलग टेक्नोलॉजी आती जा रही है। परिवहन के माध्यम के तीव्र विकास के लिए फलस्वरूप विश्व के किसी भाग में पहुंचने में अब तक बहुत कम समय लगता था, बट नई नई टेक्नोलॉजी आने में बहुत कम समय का उपयोग करना पड़ रहा है। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ रहे हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि संसाधनों में से किसी भी देश में आप संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यातायात के साधनों और संचार के माध्यम ने ही संपूर्ण विश्व का छोटा बना लिया। इन्हें संसाधनों और समाचार के साधनों ने ही इसे संपूर्ण विश्व को एक छोटा सा बना दिया है, मतलब सिमटता जा रहा है। एक स्थान से अब दूसरे स्थान पर अनेक वार्तालाप कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, मैंने एनसीईआरटी के आपको सॉल्यूशन भी बताए हैं अभी। तो आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ आ गया होगा। यदि किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।